नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज सोने चांदी के भाव की। साथ ही दोस्तों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व के ऑफिस जाने वाले, तो क्या कुछ बड़ा धमाका होने वाला है आज, इसकी चर्चा करेंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आज ब्याज दरों पर बैठक है, तो उनका क्या कुछ फैसला आने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा मंगलसूत्र के मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर मैंने श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्र इस कंपनी के सीएमडी चेतन फाडेश्वर जी से भी चर्चा की। दोस्तों, ये वो कंपनी है जो सिर्फ मंगलसूत्र बनाती है। मंगलसूत्र के मार्केट पर इनकी लीडरशिप है। इसको लेकर मैंने इनसे चर्चा की कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है। साथ ही इनका आईपीओ भी आने वाला है कंपनी का, तो बड़ी कंपनी है दोस्तों। उसकी चर्चा भी हम आपको सुनवाएंगे चेतन जी के साथ, और साथ ही सोने चांदी के भाव की जानकारी भी देंगे। आप में से जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे 2 करोड़ व्यूज पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है देख के, उन सभी लोगों का धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके योगदान नहीं दिया है, तो कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ 15 से 50% के बीच रह सकते हैं। आपको मालूम है 1 अगस्त की डेडलाइन आ रही है, अभी 6-7 दिन ही बाकी है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जापान से ट्रेड डील के बाद कि जो दूसरे देश है, 15% से नीचे अब टैरिफ नहीं जाने वाला है। सो ये एक बड़ी, जिसको आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन है कि अब 15% की एक लिमिट सेट कर दी गई। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कई वीडियो में कि 10 से 15% के बीच में टैरिफ रह सकते हैं जिन लोगों ने डील नहीं की है उनके साथ। और जो लोग, जिनसे ट्रम्प का मानना है कि जिनसे अमेरिका का बिजनेस अच्छा नहीं है, उनके ऊपर वो 50% भी टैरिफ लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन एग्री हो जाता है अगर अमेरिकन कारोबार को एक्सेस देने के लिए, तो उनके लिए लोअर टैरिफ रखे जा सकते हैं। मतलब जिन जो डील करेंगे उनके साथ लोअर टैरिफ रखे जा सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व के ऑफिस जाने वाले हैं और वो पूरा टूर करेंगे फेडरल रिजर्व के ऑफिस का। और जैसा आपको मालूम है, उनकी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की तनातनी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें घटाना चाहिए, पर जेरोम पावेल नहीं घटा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीक के आखिर में फेडरल रिजर्व की बैठक भी होने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां जाकर क्या बयान देते हैं, उस बयान का मार्केट पर कैसा असर पड़ेगा, ये भी बड़ी देखने वाली बात वहां पर होगी। तो शाम को इस पे नजर रखिए। हालांकि रात में 1:30 बजे जो डोनाल्ड ट्रंप का शेड्यूल आया है, जिसमें ये लिखा गया है कि रात को 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार वो विजिट करने जाएंगे। दोस्तों, अगर वो कोई बयान देते रात में कुछ बताते, तो कल सुबह हम उसका पूरा लाइव आपको माध्यम से बताएंगे। और यूरोपियन यूनियन और चीन का समिट हो रहा है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है, जो यूरोपियन कमीशन है उनकी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ उनके रिश्ते टर्निंग पॉइंट पर है। टर्निंग पॉइंट पर का अर्थ ये है कि बिगड़ भी सकते हैं और सुधर भी सकते हैं। और ये जो समिट हो रहा है काफी टेंस माहौल में हो रहा है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और चीन का। इसके ऊपर भी नजर रखिए, क्योंकि दो बड़े, जिसको आप कह सकते हैं, धुरी है विश्व की, जिनके बीच में व्यापार होता है। तो इस समिट का आखिरी जो स्टेटमेंट बयान आता है वो कैसा होता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये समिट चीन में हो रहा है। और आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक हो रही है ब्याज दरों पर। कितनी बजे हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शाम को दोस्तों इसका नतीजा जो हमारे सामने आएगा 5:45 पर। हालांकि ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है, पर आगे जाकर क्या कुछ यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है उसके पॉइंट्स हमको मिलेंगे। साथ ही क्या यूरोपियन सेंट्रल बैंक आगे बढ़कर ब्याज दरें घटाता है। अगर ब्याज दरें घटी दोस्तों, तो सोने चांदी के भाव में तेजी की संभावना बन सकती है, अगर घटी तो। हालांकि अभी तक का अनुमान जो है वो यथावत रहने का है दोस्तों। फेडरल रिजर्व के बाद मनोज कुमार जैन जी की मैं राय बता देता हूं आपको फटाफट। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि रूपी वीकनेस शो कर रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में।
जब से नाटो ने सेकेंडरी थ्रेट दिया है, सेकेंडरी टैरिफ का, जो भी लोग रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं, और हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, तो इसके बाद से रुपया कमजोर दिख रहा है और उसका असर वहां पर पड़ रहा है। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक के पहले गोल्ड के प्राइस अपना सपोर्ट लेवल, इनका मानना है कि 3280 एक अहम सपोर्ट है, लंबे समय का उन्होंने बताया। आज के लिए इन्होंने जो सपोर्ट बताया 3422 और 3409, ये कॉमेक्स का है। और ऊपर में भाव 3454 से 3474। और अगर हम बात करें चांदी की तो 39.80, और ये टूटा तो फिर $40 का वहां पर रह सकता है। सपोर्ट गोल्ड को इनके मुताबिक 99,720 पर है, और चांदी को सपोर्ट जो है वो 1,14,850 पर है। ऊपर में भाव गोल्ड के 1,07,000, और वो टूटा तो फिर 1,01,000 तक भी पहुंच सकते हैं। क्या कुछ अभी भाव है, मैं एक बार आपको उसकी जानकारी भी दे देता हूं, साथ ही साथ कि अभी क्या भाव चल रहा है गोल्ड का, इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव है, स्पॉट मार्केट में क्या भाव है, अपने एमसीएक्स में क्या भाव चल रहा है। क्योंकि साथ ही साथ अगर आप ये लेवल देखेंगे तो वो भाव आपको समझ में आएगा कि अभी भाव कितना चल रहा है। दूसरों भाव जो है, कल रात में गिरावट देखी गई थी सोने के भाव में, अभी भी $13 की गिरावट है, $3400 के नीचे पहुंच चुका है, 3384 पर पहुंच चुका है। चांदी 39.27 पर है। ये कॉमिक्स फ्यूचर्स की मैं बात बता रहा हूं। और अगर मैं स्पॉट की बात करूं, स्पॉट में $8 की गिरावट है, 3377 पर आ चुका है गोल्ड का प्राइस। चांदी अभी भी अपना लेवल होल्ड करके बैठी हुई है $39 के आसपास। और दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एमसीएक्स में 98,900 पर आ गया है, सोना ₹500 की गिरावट है। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो चांदी में भी हल्की फुल्की वहां पर गिरावट देखी जा रही, करीब करीब ₹600 की, और चांदी 1,15,000 के आसपास चल रही है दोस्तों। सो आज की डेवलपमेंट्स पर आप जरूर नजर रखिए, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन विजिट करने वाले हैं। साथ ही केडिया कमोडिटी की क्या कुछ राय है वो भी मैं बता देता हूँ। जियोजी ग्रुप की राय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक सोना 99,000 से 99,900 की रेंज में, और चांदी 1,14,000 से 1,16,000 की रेंज में रह सकती है दोस्तों। निर्मल बैंक की राय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप का क्या कुछ मानना है, सपोर्ट 98,600 एमसीएक्स पर सोने को, और रेसिस्टेंस 99,200। और चांदी को सपोर्ट जो है 1,14,500 पर है, और ऊपर में भाव 1,15,300 के ऊपर गए तो फिर और तेजी बन सकती है। कॉमिक्स में गोल्ड पर आपको 3390 पर नजर रखनी है दोस्तों, ऊपर में। और नीचे में 3365 का लेवल टूटा तो फिर 3355 तक भी भाव जा सकते हैं। और मंगलसूत्र के मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, आईआईजीएस को लेकर क्या तैयारी है, मैंने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के सीएमडी चेतन थार्डेश्वर जी से खास चर्चा की दोस्तों। और अगर आप इनको जानते हैं तो इनको बताइएगा कि आपने इंटरव्यू देखा है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है। आप में से जो ज्वेलर भाई हैं, रिटेलर भाई है, मैन्युफैक्चरर भाई है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के इंटरव्यू आपको देखने चाहिए। कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने सिर्फ एक कैटेगरी पर काम किया है, वो है मंगलसूत्र। और आज ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है मंगलसूत्र की दोस्तों। इनका आईपीओ भी आने वाला है, साथ ही साथ ये, चलिए मैं इंटरव्यू सुना। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास, और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल न्यूज का मीडिया, गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ज्वेलरी की जिसको हर घर में पहना जाता है, और उसको बनाते हैं श्रृंगार। और श्रृंगार के चेतन हाडेश्वर जी हमारे साथ हैं, और उनसे बातचीत करेंगे मंगलसूत्र के मार्केट पर। नमस्ते चेतन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, दो बधाई दूंगा मैं आपको। एक तो आपके आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है, और दूसरा आपने दिल्ली में नया ऑफिस खोला है। तो दोनों चीजों की आपको ढेर सारी मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी जी। चेतन जी, अगर हम बात करें मंगलसूत्र की, फिलहाल तो कैसा है बाजार, क्योंकि ये एक ऐसा ज्वेलरी है
जो हर घर में हर मौके में उपयोग में आता है। और आप यहाँ पर सबसे बड़े लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं मंगलसूत्र के। जी। मैं कहूँगा कि पिछले तकरीबन 2 महीने से जब से ये गोल्ड रेट की अनसर्टिनिटी जो हमने देखी है, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं आज की तारीख के अंदर, उसका सीधा प्रभाव हमेशा गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर आता है। पिछले 40-42 साल में मैंने ऐसे कई चीजें देखी हैं जिसकी वजह से गोल्ड इमिडिएटली इफेक्ट होता है। तो उसका एक डेफिनेटली एक खामियाजा इस इंडस्ट्री ने पिछले 2 महीने से भुगता है। रिटेल शोरूम के अंदर क्लाइंटेज या कस्टमर्स इतने कम है कि बिजनेस नहीं के बराबर से 30-35% बिजनेस रह गया है। बिजनेस डेफिनेटली बहुत कम मात्रा में हो रहा है। लेकिन मेरा जो पिछला अनुभव है, जब भी ऐसा महीना 2 महीना 3 महीना जब भी ऐसा स्लैक सीजन आता है, तो उस टाइम के अंदर एक तकलीफ का माहौल इंडस्ट्री में भले होता है। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें सेटल हो जाती है, लोगों के भाव समझ में आ जाता है, उसके बाद में फिर वो जो चीजें जो हमने लेग की है, वो 2-3 महीने का काम, वो हमें आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो अपने को कवर अप हो जाता है। उससे आगे की एक बात, यही एक अपना ऐसा एक ट्रेड है जिसमें हमेशा ग्राहक हमेशा फायदे में ही रहा। आज आपने कभी भी कोई भी साल में सोना लिया होगा, आपने लेबर के साथ में लिया होगा, आप कभी लगा होगा कि मैं बहुत महंगे में सोना लिया है। कभी 50,000 भी बहुत ज्यादा लग रहा था, 80, 90 या 100, 1 लाख रुपए का भाव हो गया। तो कोई भी भाव में मैं कहूंगा कि इस विश्व के अंदर जिसने भी सोना खरीदा है, अपने घर में रखा है, तो भाव हम उन्होंने फायदा ही लिया है और फायदा ही करेंगे। जी सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये भाव की वजह से क्या लाइट वेट मंगलसूत्र या ऐसे कुछ ज्यादा चलन में आ रहे हैं, या क्या रिटेलर आप लोगों से डिमांड करते हैं ज्वेलर्स की उनके पास कोई नए ट्रेंड इस तरह के देखने को मिल रहे हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इन चीजों में? डेफिनेटली। जैसे कि ये आईएसएस आ रहा है कुछ दिनों में, तो हमेशा भावों के चलते, क्योंकि हमने हमेशा हर भाव बढ़ता हुआ ही देखा है, तो पहले से एक सोच ही बनी है कि ड्यूरेबिलिटी के साथ, क्योंकि ये रोज पहनने की चीजें हैं, तो मजबूती के साथ ऐसा कौन सा कम से कम बजट में प्रोडक्ट बनाए ताकि कस्टमर को अफोर्डेबल भी हो, तो यूज करने के अंदर भी उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो हमने इस आईएचएस के अंदर एक अलग 2 प्रोडक्ट निकाले हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग उसको देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि अद्भुत प्रोडक्ट बने हैं, नई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए प्रोडक्ट है। और वेट के साथ में उसका जो मतलब कंट्रोल्ड वेट, बहुत कम वेट के अंदर हमने जो उसकी डिजाइनिंग की है, मेरे डिजाइनर पे तारीफ काबिल काम किया है। तो मैं इसी आईएचएस में उसको लॉन्च कर रहा हूँ। आप भी आएंगे, आपके दर्शक भी आएंगे, तो डेफिनेटली उसको देखेंगे तो खुशी होगी। थोड़ा सस्पेंस बना के रखना चाहिए, आप बना के रखिए। आईआईजेएस तक हम उसका इंतजार करेंगे कि क्या लेकर आने वाले हैं। सर मेरी समझ से आप इंडिया में नंबर वन है मंगलसूत्र के मामले में। तो कैसी आपकी जर्नी, मतलब कैसे आइडिया आया कि चलो मंगलसूत्र ही बनाते हैं या मंगलसूत्र का ही काम करेंगे? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमको बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले, और जो दूसरे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी समझ में आए कि स्टेप्स क्या होते हैं, या किसी के दिमाग में अगर कोई थॉट आता है उसके आगे वो कैसे कैपिटलाइज करता है उस चीज को। अ, जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मंगलसूत्र एक बहुत बेसिक प्रोडक्ट था। अगर मंगलसूत्र कोई सोचता भी था, तो एक शादीशुदा लेडी साड़ी में, और एक टिपिकल सा एक वो प्रोडक्ट हुआ करता था। तो जैसे मैं जब आया तो संयुक्त परिवार में हम रहते थे। अब सारी ज्वेलरी हमारे फादर, मेरे अंकल के जमाने में बनती थी। तो ये प्रोडक्ट को लेकर के हमेशा कभी कोई डिस्कशन या कभी कोई सोचना आगे कि भी इसको आगे बढ़ाना तो कुछ नहीं था। अब ये प्रोडक्ट जब भी मैंने देखा कि भी इसके अंदर कुछ बदलाव करना जरूरी है, ये बहुत आम या बेसिक है, शादी में सिर्फ रिवाज के हिसाब से पहना जाता है। तो जब मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया, रिटेल शोरूम के अंदर उसको लोगों ने सराहा, बल्कि आगे उनको भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया।
तो फिर मेरी सोच एक बचपन से हमेशा ऐसी रही है कि मैं जैक ऑफ ऑल नहीं बनना चाहता, मैं मास्टर ऑफ वन। अब जो भी करो एक ही करो, लेकिन ऐसा करो कि लोग उसको याद करें। तो उसकी एक्सपर्टाइज हो जाती है उसके अंदर एक तरीके से। तो वो प्रोडक्ट जब भी मैंने उसके अंदर बदलाव करते गए, लोगों ने उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया मुझे। तो होते होते जर्नी इतनी लंबी हो गई कि मंगलसूत्र के सिवा आज और कुछ समझ में आता भी नहीं है। और उतार चढ़ाव बिजनेस में भले ही कितने आए, मैंने कभी भी विचलित न होके अपने प्रोडक्ट को हमेशा पकड़ के रखा। बल्कि इतने साल काम करते करते, न जाने बहुत साल हो गए, तो एक पकड़ सी आ गई इस प्रोडक्ट पे। और उसकी वजह से मेरे कारीगर, मेरे डिजाइनर से मेरी जितनी भी टीम है, वो लोग भी हाईली फोकस्ड हो गए एक ही प्रोडक्ट पे। अब आप रोज एक ही काम करते हो, एक ही चीज अगर आप करते हो, तो उस चीज की आपको एक पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि आज आप बताइए कि कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी में कौन सी चीजें बिकती है। तो हमारे बाय हार्ट होता है एकदम कि आप ये ले जाइए, आपको तुरंत इसका रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो ये जो मेरी सोच थी पहले से कि मुझे हमेशा एक चीज का मास्टर बनना है, तो मैं शायद कामयाब रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आज इस मकाम पे इसीलिए लोगों के प्यार की वजह से पहुंचा हूं। आपको क्या लगता है सर, भाव अभी 1 लाख के आसपास चल रहे हैं? अब कस्टमर क्या है, माइंड सेट बनाने लग गया है? क्योंकि 95,000 के ऊपर भाव काफी लंबे समय से अब आ गया, 95,000 के ऊपर कंसोलिडेट हो गया। जो लोग ये सोच रहे थे कि 90,000 आएगा और तब खरीदेंगे, अब वो अपना माइंड जो है चेंज करने लगे हैं और सोच रहे हैं कि अब भाव 95,000 96,000 से नीचे जाने वाला नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 1 लाख के भाव में अब धीरे धीरे कस्टमर जो है, जो सोच रहा था पहले कि 90,000 में ले लेंगे, आने दो आने दो, अब वो भाव कहीं दिखता हुआ नहीं दिख रहा है? तो आपको क्या लगता है, यही भाव कंसोलिडेट हो जाएंगे और यही एक कस्टमर जो है वापस सोच के साथ आएगा, कहीं ये 1 लाख आगे जाके 1,10,000 हो जाए और फिर हम सोचे कि 1 लाख में खरीद लेते तो सही रहता? मेरा हमेशा सबको एक ही कहना होता है कि कोई भी परिस्थितियों में वैश्विक प्रॉब्लम भी कहीं खड़े होते हैं, तो गोल्ड का भाव हमेशा बढ़ता है। लेकिन अगर वो सेटल हो जाने के बाद भी गोल्ड का भाव उतना नीचे नहीं आता, और जितना नीचे आएगा उतना डबल तेजी से वो आगे जाएगा। गोल्ड की चाल हमेशा यही रही है। गोल्ड अगर कोई ये सोचेगा कि गोल्ड अगर इससे नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली वो एक गलत संभावना होगी। क्यों? कि प्रिडिक्शन भी आगे तेजी का ही है आगे, कि इतने सालों में इतनी तेजी आएगी। तो आज मंदी में रहने तकलीफ वाला काम है, मंदी में रहना नहीं चाहिए। और चूंकि इतने टाइम से अगर एक भाव सेटल हो गया है, आज देखो कि नीचे में 97 96 के नीचे नहीं जाता है कैडबरी 995। और ऊपर में आज देखो तो भाव एकदम बढ़ के 1 लाख के ऊपर भी चला गया है। तो ये संभावना है आगे बढ़ने की है। और ये 1 लाख के भाव में 1,000 2,000 या 3,000 का मूवमेंट है, बड़ा दिखता है, लेकिन इतना मूवमेंट गोल्ड में हमेशा रहता है। तो ये भाव हमेशा गोल्ड लेने का है। आज भी जो गोल्ड लेगा तो कभी 1,15,00,000 देखेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अंदर। सर, आपने आईआईजेएस की बात की, मैं फिर से उस पर आना चाहूंगा। आईआईजेएस को लेकर आपकी क्या पूरी तैयारी है? आईजेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कहूंगा कि अगर मैं या श्रृंगार अगर इस ऊंचाइयों पे अगर मैं पहुंचा हूं, ऐसा मैं समझता हूं, तो उसके अंदर एक आईजेस का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो डिजाइनिंग है, वो डिस्प्ले करने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि और कोई इंडिया के अंदर है। तो जैसे कि आईएएस जब भी आता है, उसके पहले से ही एक तैयारी शुरू हो जाती है, ना कि श्रृंगार की, बट एंटायर एग्जीबिटर्स जो भी है, वो उसके पहले से तैयारी करते हैं कि आज इतने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो वैरायटी इतनी उसके अंदर चाहिए कि उस मात्रा में स्टॉक चाहिए। उसकी तैयारी हमेशा एग्जीबिटर करता है। और कितने ही आईएएस देखा जिसमें भाव बहुत बड़े हुए थे या कुछ घटे हुए भी थे, लेकिन ऑन दी ऑल अंत में आईएएस हमेशा सक्सेस रहा है। क्योंकि मैंने 2003 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आज तक जीजीपीसी के दोनों शो कभी भी मेरे मैं नहीं ऐसा मुझे याद है कि कहीं मैंने उसको कमजोर पाया हो। ये हमेशा एक से सवाया ही हमेशा रहता है। और कोई भी परिस्थितियों में
आज एग्जीबिटर इतनी तैयारी करता है, उसको उस तैयारी को देखने के लिए जितने भी अपने भारतवर्ष के जो लीडिंग है या हर तरीके के जो शोरूम्स हैं वो भी आते हैं। खरीदी कम ज्यादा मात्रा में हो सकती है, बट वो जो गैदरिंग है, वो जमावड़ा, वो जो मेला है, वो किसी ने कहा था, मैंने भी सुना था, है जैसे जैसे कुंभ मेला, बिल्कुल सही था। और ये जो मेला है उसके अंदर सभी आएंगे, ना कि भारतवर्ष से, बस विश्व के लोग वहां पर आते हैं। और हम सबको मौका मिलता है अच्छी चीजें जो बनाई है उनको दिखाने का। और आज नहीं अगर लेंगे तो उनके दिमाग में है कि हमने नया क्या बनाया, तो आने वाले दिनों में फिर वो उसको ध्यान रख के फिर आएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो न बल्कि आज के बिजनेस का, बट आने वाले पूरे साल के बिजनेस का पूरा तख्ता तैयार करता है वो। और इसके लिए ही ये एग्जीबिटर्स और विजिटर्स दोनों ही पूरी मात्रा में मेहनत करते जाता है। मैं तो कई बार अपने इस पे शो पे बोल भी चुका हूँ कि अगर आप ज्वेलर रिटेलर है और अगर आपने IIJS विजिट नहीं किया है, तो आपने पाप किया है एक तरह से। जिसने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने तो किया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि जरूर करिए। भले ही आप जाइए, देखिए, आपको समझ में आएगा, नेटवर्किंग होगी, दिमाग खुलेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई चीजें आ रही हैं। और उस हिसाब से बहुत अच्छा मौका है ज्वेलर्स के लिए। रिटेलर्स के लिए भी बहुत बढ़िया मौका है, बहुत सारे लोग गैदरिंग होती है। चलिए सर, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। IIJS में जो भी आप नया लॉन्च कर रहे हैं वो हम वहां पे भी दिखाएंगे, वहां पे इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये चेतन धादेश्वर जी थे और IIJS की बात हो रही थी। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं दोस्तों, IIJS GJEPC का शो हो रहा है 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, मुंबई में, जियो कन्वेंशन सेंटर, BKC और नेस्को एग्जीबिशन सेंटर जो है गोरेगांव, वहां पर करीब करीब आप मान के चलिए पूरे देश से जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर होलसेलर यहाँ पर रहेंगे एग्जीबिशन में, और रिटेलर्स भी आएंगे। तो आप में से अगर कोई भी विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर से IIJS को विजिट जरूर करिएगा दोस्तों, मिस मत करिएगा इसको। और मैं भी वहां रहूंगा। अगर आप मुलाकात हो जाएगी मेरी भी आप लोगों से, अगर आप आ रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।